साहित्यिक मित्रों, मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र आज मैं अपनी कहानी राजू मैं कभी आत्महत्या कर लूँगी का तीसरा भाग आपके सामने रख रहा हूँ। आपने भाग 1 और भाग 2 में देखा कि राजू और प्रोफेसर राधा के बीच में काफ़ी नज़दीकी व्यवहारिक संबंध था और प्रोफेसर राधा की जो परिस्थिति थी उसमें उसने कभी कहा था कि राजू मैं कभी आत्महत्या कर लूँगी। राजू बहुत कोशिश किया कि वह समझ सके कि आखिर आत्महत्या के पीछे क्या हो सकता है, लेकिन प्रोफेसर राधा ने बताया नहीं और वह तमाम विचारों पर विचार विमर्श करता रहा, अखबारों की सुर्खियों को समझता रहा, लेकिन उसके समझ में कुछ नहीं आया। तो देखिए कहानी का तीसरा भाग। मैंने समाचार पत्रों की उन खबरों पर विश्वास करना शुरू किया जो उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व कुलीन परिवारों में आत्महत्याओं से संबंधित थीं। पहले तो मैं यही सोचा करता था कि इन बड़े घरानों में हत्याओं को छुपाने के ख्याल से उन्हें आत्महत्या की संज्ञा देकर कानून से बच निकलने का सुलभ रास्ता खोज लिया जाता है। अनेक दहेज संबंधी हत्याएं आत्महत्याओं में परिणित कर दी जाती हैं और पुलिस विभाग को मोटी रकमें देकर मामला दबा दिया जाता है। प्रतिपक्ष सीबीआई जांच मांगता है तो मंत्रियों के चंगुल में गिरफ्त ये अधिकारीगण किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाते और मामला आनन फानन में फाइलों में सिमट कर रह जाता है। परंतु किसी सभ्य और संपन्न परिवार में आत्महत्याओं की स्थिति किन परिस्थितियों में उत्पन्न हो जाती है? पुरुषों द्वारा आत्महत्या तो अभी भी एक गुत्थी है। महिलाओं में आत्महत्या आम बात है। यदि उनकी भावनाओं अथवा आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा तो या तो वे उग्र रूप धारण कर लेती हैं या फिर आत्महत्या। प्रोफेसर राधा की क्या मजबूरी थी मेरी समझ में नहीं आया। इसी उधेड़-बुन में मुझे कब नींद आ गई पता नहीं चला। मैंने अपने आवास को ही क्लिनिक बना दिया। व्यस्तता बढ़ती गई। कई महीनों तक उनके आवास पर न जा सका। एक दिन प्रोफेसर राधा उसी रास्ते से अपनी किसी सहेली से मिलने गई। वापसी पर मेरी क्लिनिक पर रुकी। मैंने उन्हें अपनी व्यस्तता बताई। इधर वे 10-15 दिन पर जब भी समय मिलता बच्चों समेत आ जाती। इसी बीच उन्होंने भी अपने आवास को क्लिनिक में परिवर्तित कर लिया। वह भी अब व्यस्त हो गई। करीब 4 महीने हो गए, मुलाकात नहीं हुई। कॉलेज, दशहरा और दिवाली के कारण लंबे अवकाश पर था। मैं घर चला गया। छुट्टी में ही घर से वापसी हुई। हॉस्पिटल पहुंचा, सभी कार्यालय बंद, कोई नहीं। मुझे आश्चर्य हुआ। हॉस्पिटल में निस्तब्धता व्याप्त थी। मेरी समझ में नहीं आया। दिन का 11 बज रहा था। तब तक मेरा एक साथी आ गया। उसने कहा, राजू जानते हो, कुछ सुना? नहीं तो। प्रोफेसर राधा ने आत्महत्या कर ली। अरे कब? मेरी अंतरात्मा करा उठी। कल शाम। कैसे? जहर पीकर। आज सुबह में सदर अस्पताल में डॉक्टरों के लाख प्रयास के बावजूद भी नहीं बचाया जा सका। कॉलेज और हॉस्पिटल के पदाधिकारी कहाँ हैं? शमशान घाट। उसने शायद मेरे चेहरे पर अविश्वास की रेखाएं पढ़ लीं। यदि विश्वास नहीं है तो नोटिस बोर्ड पर सूचना पढ़ लो। वाकई नोटिस थी। मुझे लगा मेरी रूह बिखर रही है। मैं शमशान घाट चला गया। वहाँ हजारों की भीड़ थी। प्रोफेसर रामचंद्रन अर्धविक्षिप्त अवस्था में थे। उनकी आंखें लाल होकर सूज गई थीं।
वहीं यह भी मालूम हुआ कि वे 15 दिन पर आज सुबह बंबई से लौटे हैं। पड़ोसियों ने बताया तो वे फ्लैट की बजाय अस्पताल दौड़े हुए आए। मिसेज राधा अर्धचेतना में लौटी। उनका हाथ अपने हाथों में लेकर चूम लें और लड़खड़ाते आवाज में बोलने की कोशिश की, मेरी मौत का कारण। उनका गर्दन एक तरफ लुढ़क गया। शमशान घाट से मैं सीधे अपने रूम पर आया। मुझे लगा मैं कहीं घूम फिर नहीं पाऊंगा। खाने की इच्छा मर गई। पारो ने मेरी उदासी का कारण पूछा तो मैंने सारी बात बताई। वह भी कुछ क्षणों के लिए विचलित हो गई। आत्महत्या के कारणों की गुत्थी सुलझ गई होती, लेकिन राजनीतिक दबावों में अनसुलझा ही रह गया। अफवाहों की बाजार गर्म हुई। यथा मिसेज राधा का कई लोगों से नाजायज संबंध था। प्रोफेसर रामचंद्रन अपने कक्ष में ही कई औरतों को अपनी हवस का शिकार बनाया, अथवा आत्महत्या के दिन कई लोगों ने बलात्कार किया, आदि आदि। जितना मुंह उतनी बातें। मुझे तमाम अफवाहों पर कतई विश्वास नहीं हुआ, मगर यह सच है कि कुलीन अथवा संभ्रांत परिवार में महिलाओं में फैशन परस्ती और स्वतंत्र विचरण की समस्या गंभीर होती है और पुरुष सुरा सुंदरी का शिकार हो जाया करते हैं। आत्महत्या कायरपन है। समाज में रहकर संघर्ष ही समस्याओं का निराकरण है। त्रासदी से मुक्ति यह लीला समाप्त करना नहीं, बल्कि त्रासदी से त्राण परिवेश बदलने में होना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी ऐसी त्रासदियों से मुक्त हो जाए। शिक्षितों द्वारा आत्महत्या समाज में सबसे बड़ा कलंक है, लेकिन मैंने गोरखनाथ पांडे जैसे महान चिंतक, संघर्षशील कवि और वामपंथी तर्कशील व्यक्तित्व को आत्महत्या करते सुना है। आखिर क्यों? समाज परिवर्तन और आत्म परिवर्तन में खासा अंतर लगता है। अन्यथा आम तो आम, खास लोग भी आत्महत्या क्यों करते? भौतिकता कुछ भी कहे, लेकिन आत्मिक ठेस कुछ मायने रखती ही है। प्रोफेसर रामचंद्रन की पूरी गृहस्थी बिखर गई। वे अब गुमसुम रहने लगे। कॉलेज आना भी कम हो गया। राजनीति से उन्होंने संन्यास ले लिया। शयन कक्ष में पड़े रहते। उनके बच्चे अपने दादा दादी के साथ चले गए। 3-4 माह बाद वे भी घर चले गए। पता चला अस्वस्थ हैं और अभी तक इस शहर में नहीं लौटे। मेरे मन में आया, मेरी पारो भी कहीं ऐसा ही न सोच रही हो। महिलाएं बड़ी संवेदनशील होती हैं। आत्महत्या, घर से भाग जाने की इच्छा, सहज ही किसी पर विश्वास, यदि कोई मर्द उनसे मीठी मीठी बातें कुछ देर किया तो उस पर सर्वस्व निछावर की भावना, यानी अपनी मर्यादा की सीमाओं को भी लांघने की सामर्थ्य रखती हैं। मुझे लगा मेरी पारो ऐसी नहीं। मैंने उसे हमेशा विवेक से काम लेने की शपथ दिलाई है। कठिन परिस्थिति में संयम की शिक्षा दी है। सामाजिक पूर्वाग्रहों से निपटने के लिए संघर्ष का रास्ता बताया है। प्रोफेसर राधा का रास्ता अख्तियार नहीं करेगी। मैंने उसे यह भी बताया है कि घर से पलायन महिलाओं को कोठे पर बैठने के लिए मजबूर कर देता है। पौराणिक कथाओं और आज की मान्यताओं में बहुत अंतर है। फिर उन पौराणिक कथाओं पर ही क्या विश्वास, जब आज की इस विकसित व्यवस्था में यह हाल है। बुर्जुआ कथाकार बुराइयों को पीछे छोड़ देते हैं और आकाओं को खुश रखने के ख्याल से पुरस्कृत होने या शासन तंत्र का को भाजन न बने, इसलिए गुणगान में ही व्यस्त रहते हैं। या फिर आवश्यकता पड़ ही गई तो उनको इस तरह वृत्त करते हैं कि कुकर्म में भी भलाई झलकती है। सुविधा भोगी होना आदमी का एक खास लक्षण है। मैंने सोचा पारो को पत्र लिखूं, पुरानी बातों का याद दिला दूं,
साथ ही उसे सामान्य परिस्थिति से अवगत करा दूं। साथ ही यह भी एक लाइन लिख दूं कि वह प्रोफेसर राधा का रास्ता जीवन में कभी भी अख्तियार नहीं करेगी। हमारी मुलाकात फिर कभी प्रत्यक्षतः होगी भी या नहीं कह नहीं सकता, और शिकायत यह भी करूँगा कि वह पत्र क्यों नहीं लिखती। क्या इसे बेवफाई का प्रथम चरण मान लूं या तुम्हारी मजबूरी। मैंने डायरी से एक पन्ना निकालना चाहा, कलम जेब में थी। मैंने अपना पता देखा, धुंधला धुंधला दिखाई दिया। मैंने पश्चिम में देखा, सूर्यास्त हो चला था। मेरे सर पर चांद अपनी दूधिया रोशनी के साथ मुस्कुरा रहा था। कष्टहरणी घाट पर लोगों का आना जाना बंद हो गया था। मंदिर से अगरबत्ती की भीनी भीनी सुगंध आने लगी। पुजारी का भजन सुनाई देने लगा। मैंने कलाई पर नजर डाली, घड़ी 7:30 बजा रही थी। मैंने अब पत्र लिखने का इरादा बदल दिया और रेस्टोरेंट की ओर चल दिया। धन्यवाद मित्रों, आपने मेरी कहानी सुनी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी जुड़ने रहने के लिए मेरे चैनल को अवश्य आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।